हेलो एवरीवन। आज की हम इस क्लास में संविधान का भाग 1 जो कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है इसको कवर करने वाले हैं। आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, यूपीपीसीएस हो या फिर यूपीएससी का ही हो, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन अभी तक इस भाग से पूछे गए हैं उन सबको यानी कि इनसे कवर कर ले जाओगे आप। तो यकीन मानो अगर आपने ये क्लास कर ली तो आपके सभी पीवाईक्यू बन जाएंगे। आपको धैर्य के साथ इस वीडियो को कंप्लीट करना है। तो चलिए अपना यानी कि सबसे पहले पहला आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। जैसे कि संविधान का आर्टिकल 1 जो क्या बोलता है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या बात देखी जाती है, तो पहली इसमें यही मिलता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत इंडिया होगा। यानी इससे दो बातें स्पष्ट हो रही हैं यहाँ से, क्या कि भारत के दो नाम हैं। कौन कौन से? एक तो भारत, दूसरा कौन सा है? इंडिया। एक भारत, दूसरा इंडिया। देन इसके और आर्टिकल में कि ये किस अनुसूची में होगा, तो ऑब्वियसली हम प्रथम अनुसूची पढ़ते हैं ना, तो उसमें मेंशन होता है कि कौन सी अनुसूची है, प्रथम अनुसूची, जिसमें क्या होता है कि संघ और उसका नाम क्षेत्र इनके बारे में कौन से में प्रथम अनुसूची में दिए जाते हैं, है ना। देन फिर ऐसे ही इसका पार्ट है, इसमें यानी कि राज्यों में कौन कौन शामिल होगा, या इस भाग में आर्टिकल 1 में क्या आएंगे, राज्य आएंगे और केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। एक यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो, ये है राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र अपने आप में ब्रॉड टर्म है, क्योंकि इसमें आपके 8 जो आपकी यूनियन टेरिटरी हैं और प्लस 28 राज्य हैं, स्टेट हैं, ये तो आएंगे ही आएंगे। प्लस साथ में अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाहर से कोई अर्जित क्षेत्र शामिल करती है तो वो भी किस में आ जाएगा, वो भी आपका अर्जित क्षेत्र इसी में आर्टिकल में आ जाएगा। तो इसीलिए राज्य क्षेत्र सबसे ज्यादा ब्रॉड टर्म है। अब देखो यहाँ पे ही, जैसे यहाँ पे कभी कभार आप कंफ्यूज होंगे कि अपना जो इंडिया का संविधान है वो यूनियन है या फेडरल है। तो ऑब्वियसली अपने जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है, यूनियन, जो कि हम यानी कि यूएसए की तरफ ना झुककर किसकी तरफ गए हैं, कनाडा की तरफ गए हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब हम दूसरे आर्टिकल पर आते हैं। इसको अगेन रिवाइज करेंगे, उससे पहले दूसरा आर्टिकल देखो। दूसरा आर्टिकल बोलता है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। तो नए राज्यों का कैसे होगी, जो भारत की सीमा से बाहर का क्षेत्र हो उसको शामिल करेंगे आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 में भी हम करेंगे नए राज्यों का निर्माण और नाम एवं परिवर्तन, लेकिन वो सीमा के अंदर करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आर्टिकल 2 को समझो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में। इसके तहत सिक्किम को ना सह राज्य एसोसिएटेड स्टेट का दर्जा दिया गया था पहले। देन 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। तो अब यहाँ से यानी लर्निंग हमें ये लेनी है कि आर्टिकल 2 में हमारी जो सीमा से बाहर के क्षेत्र हैं उनको हमने शामिल करना है, तो किस आर्टिकल 2 के तहत करेंगे। देन आर्टिकल 3 क्या बोलता है, जो भारत की सीमा के भीतर हैं उनके बारे में, यानी कि उनका नए राज्यों का निर्माण करना हो, नाम में चेंज करना हो या उनकी सीमाओं में चेंज करना हो, तो वो किस में करोगे आप, तो आर्टिकल 3 के तहत करोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर केरल का नाम केरलम कर दिया है, तो आर्टिकल 3 के तहत किया है, ठीक है ना। तो इसके तहत आप यानी अब कौन करेगा, तो संसद करेगी, साधारण बहुमत से करेगी। जैसे नए राज्य बना सकती है, किसी क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है, सीमा बदल सकती है और नाम बदल सकती है। कौन बदलेगी? संसद, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अगर आप जैसे इसमें एक पूर्व अनुशंसा की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा होती है, यानी कि राज्यों के नाम या सीमा में चेंज करने से पहले क्या करना चाहिए आपको, राज्य की पूर्व अनुशंसा यानी राष्ट्रपति से पूर्व अनुशंसा लेनी आवश्यक है। लेकिन राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है, कि राज्य चाहे तो सहमत हो या ना हो, एक कंपलसरी नहीं है, राष्ट्रपति डिसाइड कर देंगे, बट यहाँ पर पूर्व अनुशंसा होनी चाहिए, ठीक है ना। देन अब एक बार और समझ लो इन दोनों आर्टिकल्स को। जैसे कि आर्टिकल 2 है तो वो क्या बोलता है, वो सीमा से बाहर यानी कि भारत की सीमा से बाहर है उनको चेंज करना है। एग्जाम्पल क्या था, सिक्किम। देन सीमा के अंदर वो आर्टिकल 3 बोलता है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से क्या बना था, तेलंगाना।
देन ऐसे ही आपका नाम चेंज किया है केरल का केरलम, तो किसके तहत? आर्टिकल 3 के तहत। देन नेक्स्ट, अब आ जाओ आर्टिकल 4 पर। तो आर्टिकल 4 क्या बोलता है? जो आपने 2 और 3 में चेंज किया है, जो आपने 2 और 3 में चेंज किया है, वो संसद कैसे करेगी? साधारण कानून से कर देगी चेंज। कैसे कर देगी? संसद सिंपल यानी कि साधारण बहुमत से कर देगी, ठीक है ना। वो आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये किसमें बोला गया है? आर्टिकल 4 में। साथ ही आप आर्टिकल 2 और 3 में जो चेंज करोगे ना, वो अनुसूची 1 एंड अनुसूची 4 में भी चेंज माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? अनुसूची पहली किससे जुड़ी है? संघ और राज्य क्षेत्र से, और अनुसूची 4 किससे जुड़ी हुई है? तो वो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो अगर 2 और 3 में चेंज करोगे तो ऑब्वियसली इनमें भी चेंज माना जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे भाग 1 के आर्टिकल्स कंप्लीट होते हैं। अब हम समझने वाले हैं, वो टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। अब राज्यों का पुनर्गठन, इससे सीधे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सा राज्य पहले गठित हुआ था या कब गठित हुआ था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, या इससे संदर्भ में एक और पर्सपेक्टिव पूछा जाता है कि जो इसके संदर्भ यानी राज्यों के पुनर्गठन के संदर्भ में कुछ आयोग गठित हुए थे, समिति गठित हुई थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जेपीवी समिति, धर आयोग या फजल अली आयोग। तो इन्होंने भाषा के आधार पर बोला कि राज्यों का गठन होगा या नहीं होगा, या फिर किस आयोग के तहत 1956 में 7वां संविधान संशोधन आया था रिपोर्ट के आधार पर। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिन्हें हम आगे यानी कि सब आयाम कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। अब हम राज्यों के पुनर्गठन का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, जिससे कि ये टॉपिक्स और आसान हो जाएगा समझने के लिए। देखो, आजादी के समय या आजादी से पहले भारत कैसा था? एक तो ब्रिटिश भारत था, दूसरा देसी रियासतें थी। अब इंडिया के एकीकरण में चैलेंजेस आएंगी, तो वो एकीकरण यानी जो देसी रियासतें एकीकरण के लिए चैलेंजेस आएंगे, चुनौती बनेंगी। तो इसके लिए क्या हुआ था? टोटल यानी कि 552 देसी रियासतें थी, जिनमें से 549 देसी रियासतें तो शामिल हो गई थी, और जो बाकी 3 बची थी वो थी जैसे कि आपकी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, 3 के साथ चैलेंज आई थी। फिर आता है 1947 का एक्ट, जिससे भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए राष्ट्र बनते हैं। रियासतों के पास 3 विकल्प हो जाते हैं टोटल, कि या तो आप भारत में शामिल हो जाओ, या फिर पाकिस्तान में हो जाओ, या फिर आप स्वतंत्र हो। लेकिन भारत चाहता है कि हमारा एकीकरण हो, तो इसी एकीकरण के लिए हमारी जो 549 रियासतें थी वो तो सीधे सीधे शामिल हो गई थी। 3 चैलेंज की थी 3 ने, तो 3 को फिर ऑपरेशन विलय पत्र के द्वारा शामिल किया, जनमत संग्रह के तहत शामिल किया था। तो पहली थी जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ की रियासत थी, उसको कैसे शामिल किया था? जनमत संग्रह के आधार पर। देन हैदराबाद की थी, तो उसे ऑपरेशन पोलो के तहत शामिल किया था। और फिर जम्मू कश्मीर की थी, तो इसे विलय पत्र। कहीं कहीं यानी ऑपरेशन पोलो क्या है? पुलिस की कार्रवाई, ये शब्द आता है आपके लिए कहीं, तो यहां से कंफ्यूजन नहीं होना है। ऑपरेशन पोलो जो कि पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल हुआ है। अब आ जाओ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। इसमें क्या बोल दिया जाता है कि भारत के लिए एक अलग से भाग 7, और जिसमें राज्यों का क्लासिफिकेशन ABCD करके शामिल कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। यहां तक आपकी स्टोरी बैकग्राउंड समझे होंगे। अब समझेंगे, यानी कि मेन मुद्दा तो यही आएगा कि जो यानी जो भाग 7 है और प्लस ABCD क्लासिफिकेशन है, इसको हम कैसे न्यू करें। तो इसी के लिए सबसे पहले वो आता है कि कुछ समितियां गठित होती हैं और कुछ आयोग गठित होते हैं, ठीक है ना। तो इन राज्यों को ही निर्माण करने के लिए कुछ समितियां और कुछ आयोग गठित होते हैं। उनमें से जैसे कि गठित क्यों होगी, पहले ये समझ लो। क्योंकि गठित इसलिए होगी कि हर एक देशी रियासत या प्रांत में अपनी अपनी अलग विविध पहचान थी, उनकी भाषा अलग थी, पहचान अलग थी। तो यही आपकी एकीकरण में बाधा थी। अब इन एकीकरण बाधा के लिए यानी कि हर एक प्रांत से या हर एक क्षेत्र से, जैसे कि भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर राज्यों के गठन की मांग ज्यादा से ज्यादा होने लगी कि हमें राज्य के आधार पर गठन करिए, या हमारे राज्य भाषा के आधार पर होना चाहिए।
तो इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे पहले भारत सरकार ने धर आयोग की स्थापना की। किसकी? धर आयोग की। ये जब संविधान सभा थी ना तभी। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा ने इसका गठन किया था, तो कौन सा आयोग? धर आयोग। धर आयोग कब गठन होता है? जून 1948 में इसका गठन होता है। इसके अध्यक्ष थे एस के धर। अध्यक्ष कौन है इसके? एस के धर, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? धर आयोग। इसने रिपोर्ट कब की थी? इसने रिपोर्ट 1948 में, दिसंबर 1948 में पेश की थी। अब इसकी सिफारिश थी कि राज्यों का निर्माण हो वो भाषा के आधार पर नहीं हो। कैसा हो? भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। धर आयोग ने भाषा को सीधा मना कर दिया। देन उसके बाद जेपीवी समिति गठित हुई थी। जेपीवी समिति दिसंबर 1948 में होती है। क्वेश्चन बनते हैं, पहले धर आयोग, उसके बाद जेपीवी समिति। इसके 3 सदस्य थे। तो 3 सदस्य कौन कौन से थे? जैसे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी, सीतारामैया, 3 सदस्य थे। इन्होंने भी क्या बोल दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो। इन्होंने सीधा मना कर दिया कि भाषा एकमात्र कारण नहीं हो सकती राज्यों के गठन के लिए। ठीक है ना? देन फिर उसके बाद अब आता है आपकी जेपीवी समिति के बाद आंध्रा आंदोलन। अब आंध्रा आंदोलन इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके आधार पर ही हमने आंध्र प्रदेश पहले राज्य की स्थापना की जाती है। तो यानी पृथक राज्य की मांग के लिए, पृथक आंध्र राज्य की मांग के लिए क्या हुआ था? आंध्र आंदोलन। इसके नेता थे पोट्टी श्रीरामल्लू। पोट्टी श्रीरामल्लू आमरण अनशन पर बैठे थे भूख हड़ताल के जरिए, और 58 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनके निधन हो गया था। तो इससे ये आंदोलन और ज्यादा बोलते नहीं एक्सट्रीम हो जाता है, व्यापक रूप धारण कर लेता है। तो इसने व्यापक रूप धारण कर लिया था। अभी कई बार एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में 58 है, कई बुक्स में 56 भी दिया होता है, तो आप एनसीईआरटी को माने। तो अब आंदोलन तेज हुआ, तो इसीलिए सरकार ने आनन फानन में 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की थी। कब? 1 अक्टूबर 1953 को। अब देन ये भाषा के आधार पर पहला राज्य गठित हुआ था। तो भारत का पहला भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि सबसे पहले भाषा के आधार पर कौन से राज्य का गठन हुआ था? तो कौन से राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश। ठीक है। अब एक राज्य का गठन हो चुका है, तो ऑब्वियसली भारत एक बृहद देश है, तो उसमें अन्य क्षेत्र से भी मांग आएगी। तो उन सभी मांगों को सुनने के लिए क्या बना था? फजल अली आयोग बनता है। कौन? फजल अली आयोग। दिसंबर 1953 में बनता है। इसके अध्यक्ष थे कौन? फजल अली। इसके अन्य सदस्य हैं एच.एन. कुंजरू, के.एम. पनिकर। जैसे यूजीसी नेट वगैरह एग्जाम होता है या फिर कोई भी एग्जाम, तो एक प्रश्न यहां से बना लेते हैं कि इसके निम्न में से कौन सदस्य फजल अली आयोग का है या नहीं। रिपोर्ट इसने कब की थी? 1955 में। अब इनकी सिफारिश थी कि भाषा एकमात्र आधार नहीं है, लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का गठन पॉसिबल है। यानी कि इन्होंने पहली बार माना कि आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हो, लेकिन बस एकमात्र रीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। यानी कि प्रशासनिक कारण हो सकते हैं, कुछ अदर्स भी कारण हो सकते हैं। तो ऐसे कारणों में भाषा को भी शामिल करने की बात बोली थी पहली बार। किसने? फजल अली आयोग ने। फजल अली आयोग ने बोला कि आप भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं, लेकिन एकमात्र रीजन नहीं है, उसके अलावा अन्य भी रीजन है। ठीक है ना? तो इन्हीं की सिफारिश के आधार पर 1956 में एक एक्ट आता है। तब 16 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। देखो, आधार क्या होना चाहिए? प्रशासनिक सुविधा, भाषा, आर्थिक एकता और राष्ट्रीय हित। ये सब राज्य के गठन के लिए क्या होने चाहिए? आधार होने चाहिए, न कि कोई एक। अब इनके फजल अली आयोग थे, इन्होंने सिफारिश की। देन उसके बाद 1956 का 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है, और उसी के तहत क्या हो जाता है? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, इनका निर्माण होता है। और राज्यों का जो ABCD करके क्लासिफिकेशन था, अब इसको क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है कि अब से राज्य ABCD
रूप में क्लासिफिकेशन नहीं होंगे, ठीक है ना। ये आधार है। इन्होंने यानी कि ये प्रस्ताव दिया था, क्या दिया था, 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए, और इसी की सिफारिश के आधार पर 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 का आता है, ठीक है। देन उसके बाद ABCD खत्म, 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। एक बार थोड़ा इसको रिवाइज करना चाहो तो आप इससे रिवाइज कर लो, जैसे कि एस के धरा आयोग होता है 1948 में बनता है। इसने भाषा के आधार पर सीधा मना कर दिया है कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रशासनिक और कन्वीनियंस के आधार पर होना चाहिए। जीपीवी समिति 1948 दिसंबर 1948 में बनती है, तो उसने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, ये सीधा बोल दिया था। देन फजल अली आयोग बनता है, तो फजल अली आयोग ने भी क्या बोल दिया, इसने बोला था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो सकता है, लेकिन एकमात्र वैलिड रीजन नहीं है, बल्कि उसके साथ अन्य रीजन भी होने चाहिए। तो पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किसने माना था, फजल अली आयोग ने माना था, ठीक है ना। देन 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 हम समझ चुके हैं। अब 1956 के बाद जो राज्य थे वो कैसे थे या कौन कौन बने थे, उन सबको हम वन बाई वन समझेंगे। देखो क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहाँ से कि जैसे आपसे पूछ लिया नागालैंड की स्थापना कब हुई, एक तो सीधा फैक्चुअल पूछा जाता है, दूसरा जैसे कि आपको जो राज्य दे दिए उनको आपको क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में लगाना है कि कौन पहले गठित हुआ था, कौन बाद में गठित हुआ था। तो ऐसे करके सभी पर्सपेक्टिव आपको ध्यान में रखने हैं और वन बाई वन इनको याद करते आना है। हो सकता है मैं साथ साथ में आपको रिवाइज करा दूंगा, याद करा दूंगा। जैसे सबसे पहला देखो, तो सबसे पहले महाराष्ट्र और गुजरात बनते हैं 1960 में, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात। ये जब आर्टिकल आप 371 स्पेशल प्रावधान पढ़ते हो ना, तब भी फर्स्ट आते हैं, तो इसलिए हमें याद रखना है कि महाराष्ट्र और गुजरात पहले आते हैं। कब आते हैं, 1960 में। इसके बाद कौन आता है, नागालैंड। इसके बाद कौन आता है, नागालैंड कब आता है, 1963 में बनता है। कौन सा राज्य, नागालैंड। देखो नागालैंड को आप याद कैसे कर सकते हो, नागालैंड में यानी कि नाक की तरह बनाई कौन, 3, तो 3 4 किसके लिए, नागालैंड के लिए, यानी कि ऐसे लिख लो ना आप 3 को सर्प की तरह, तो 3 को लिखने का तरीका है, तो बन जाएंगे क्या आपके, नागालैंड। तो अब 1963 को भूलोगे आप, नहीं ना। कैसे, कि जो 1963 का है तो किससे संबंधित है, नागालैंड से संबंधित है। देन हरियाणा, तो हरियाणा 66 में आता है, 1966 में। हिमाचल प्रदेश 1971 में बनता है। देन मणिपुर, मणिपुर 1972 में। त्रिपुरा 1972 में और मेघालय 1972 में। तो 3 राज्य हो गए, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, एक बनते हैं 1972 में। इससे पहले हमने क्या देखा था, नागालैंड, नाग से हरियाणा, हरियाणा से हिमाचल प्रदेश। तो 2H यानी कि नाग महाराज, नाग महाराज 2 हॉर्स पावर के। फिर उसके बाद 1972, ये याद रखना है, ठीक है ना, तब याद हो जाएंगे आपको। अब देखो जैसे कि पुर्तगाली था, पुर्तगाली शासन था, तो उसके तहत गोवा को, दमन दीव को कब आजादी मिली थी, तो 1961 में मिली थी पुलिस एक्शन के द्वारा। 1963 नागालैंड, एन फॉर नागा, नाग से याद कर सकते हो 1963। 72 से MTM यानी पहले मणिपुर, देन मेघालय, त्रिपुरा, कब, 1972 में। ऐसे याद कर लो, MT, तो M स्क्वायर T से याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, याद करना है बस, क्वेश्चन आते हैं। देन अब आ जाओ सिक्किम पर, तो सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के द्वारा एसोसिएटेड राज्य का दर्जा दिया जाता है, सह राज्य का। देन 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। तो 36वां संविधान ये पूछ लिया जाता है कि 36वां संविधान संशोधन के तहत किस राज्य को जोड़ा जाता है, सिक्किम को। दूसरा प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा, यानी कि जो 36वां संविधान संशोधन था तो वो कब आया था, 1975 में। इसी के तहत क्या दिया था, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था, ये याद रखना है, ठीक है ना। देन नेक्स्ट है सिक्किम के बाद मिजोरम, तो मिजोरम की स्थापना कब हुई थी, 1987 में। देखो यहाँ पर जो 1972 का मणिपुर है, वो 1987 के
किससे, मिजोरम से अलग है। तो मड़ी लोग सिर पे लगाते हैं, जो पहले आती है उसको क्या बोलोगे, मड़ी। मड़ी ऐसे समझो कि विकसित लोग लगाते हैं, तो विकसित पहले आ जाते हैं, देन सेकंड उसके बाद मिजोरम आएगा। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश 1987 में, गोवा 1987 में। इसको ऐसे याद रखो, मैं आ गया, मैं आ गया, कब आ गया, 1987 में। 1987 में ऐसे याद कर लो, मैं आ गया, मैं आ गया, इसलिए याद हो जाएगा कैसे, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। हाँ, आपका अगर यूपीपीसीएस का एग्जाम है तो उसमें तो क्रम भी पूछा है, 25 का देखना आप एग्जाम, तो उसमें सीधे क्रम पूछा है कि इन राज्यों को क्रम लगाओ। ऐसे एक नहीं, शायद 2 क्वेश्चन पूछे गए उसमें राज्यों से क्रम से। देखो, एम आई आर्गो, मैं आ गया, कैसे भी याद कर लो, माई आग्रो, तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, देन गोवा। मणिपुर पहले आ जाता है, ये याद रखना है, बस कंफ्यूज नहीं रखनी है। उसमें डेट भी नहीं आती है, क्योंकि बस आपको ऊपर नीचे क्रम लगाना है, बस वो लगा ले जाओगे आप, क्योंकि मुझे पता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको याद हो जाएगा। देन अब आता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब होती है, 1 नवंबर 2000 को होती है, 1 नवंबर 2000 को। देन उसके बाद उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। फिर झारखंड, झारखंड की स्थापना कब होती है, 15 को। तो यानी कि CUJ, तो कुछ ऐसे याद कर लो, या फिर यानी कि C सबसे पहले आ रहा है छत्तीसगढ़, उसके बाद U आएगा, फिर आएगा क्या, J। ऐसे याद कर लो, और सिंपल बना लो, सूज कर लो, सूज, सूज, सूज से याद हो जाएगा ना, S फॉर छत्तीसगढ़, U फॉर उत्तराखंड, J फॉर झारखंड। तो इसमें अब कंफ्यूजन नहीं रहोगे आप कि कौन सबसे पहले गठित होता है, कौन सबसे बाद में होता है। तो S फॉर छत्तीसगढ़, U फॉर उत्तराखंड, और J फॉर झारखंड। देन तेलंगाना राज्य की स्थापना कब होती है, तेलंगाना राज्य की स्थापना होती है 2 जून 2014 को। याद रखना है आपको, कब होती है, 2 जून 2014 को। देन नेक्स्ट, यानी कि ऐसे कुछ राज्य हैं जो पहले क्या थे, यूटी थे, बाद में राज्य बन गए थे। ठीक है ना, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश थे। अब आ जाओ, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब आता है, 2019 में आता है, पुनर्गठन एक्ट। इसमें देखो, सबसे पहले ये समझ लो, जो जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, उसको अब क्या बना दिया था, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में चेंज कर दिया था। कौन कौन से, एक जम्मू कश्मीर था, दूसरा लद्दाख था। जम्मू कश्मीर में विधानमंडल है, विधानमंडल है मतलब इसमें यानी कि विधायक हैं, उन्हें आप चुन सकते हो। किसमें, जम्मू कश्मीर में। लद्दाख बिना विधानमंडल वाला यूटी है। ठीक है ना, क्लियर, आगे बढ़े। देन नेक्स्ट, अब है दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव। तो दादरा एवं नागर दमन दीव को, इनको यानी पहले ये अलग राज्य 2 यूटी थे, तो अब इनको क्या कर दिया है, एक कर दिया है। दादर एवं नगर हवेली, दमन दीव को अब क्या कर दिया है, एक कर दिया है। प्रभावी यानी कि किस एक्ट के तहत, 2019 में एक्ट आता है, 26 जनवरी 2020 को लागू होते हैं। दोनों यानी केंद्र शासित प्रदेश अब एक केंद्र शासित प्रदेश में बन गए हैं। तो इस प्रकार अब कितने राज्य हैं भारत में, 28 राज्य और प्लस 8 यूटी हैं। कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है ना, बेसिक गाइडलाइन यानी पार्ट 1 जब भी पढ़ें आप, तो उसके आर्टिकल देखें। आर्टिकल के बाद उसमें यानी कि पुनर्गठन पढ़ें जब चैप्टर, तो पुनर्गठन के लिए आप क्या देखें, सबसे पहले कि कौन सा आयोग या समिति थी, तो उनको आपको क्या लगाना है, क्रम लगाना है। देन राज्यों की स्थापना, तो राज्यों की स्थापना क्या है, टेबल बना लो, अपनी डेस्क के सामने चिपका दो, कहीं भी करो, याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो उन राज्यों की स्थापना वो भी क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में, ये समझ लेना है। देन लास्ट का 2019 का एक्ट, जम्मू कश्मीर को यूटी में चेंज किया है, देन दमन और दीव इन सबको मर्ज कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, जय हिंद।